ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट किया था हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन। चैप्टर का नाम ही क्या है, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन। इसका मतलब हमने एग्जांपल दिया था कि हम लोग को शोरूम से कार खरीदनी है, तो बहुत बार क्या होता है, पूरा का पूरा पेमेंट तो हमारे पास होता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा अभी दे देते हैं और बाद में हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते रहते हैं। तो बेसिकली दिस चैप्टर डील्स विद सच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, एसेट खरीदते तो है बट सारा का सारा पैसा हम एक बार में पे नहीं करते, क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन। मतलब हमने खरीदा तो है, एक तरह से वो भाड़े की तरह ही खरीदा है, क्योंकि सारा का सारा जब पैसा आप एक बार में दे देते हैं तब क्या बन जाते हैं, इमीडिएटली ऑनर बन जाते हैं। बट जब आप पैसों को टुकड़ों में दोगे, आपने एक एसेट एक्वायर किया और उसके लिए पेमेंट क्या करोगे, टुकड़ों में करोगे, तब आपने क्या किया, एक टुकड़ों में हम कोई भी चीज का पेमेंट करते हैं, नहीं वो भाड़े में लिया हमने, बट हम उसको क्या बोल रहे हैं, परचेज तो किया है, बट उस परचेज के लिए पेमेंट कैसे होगा, इंस्टॉलमेंट में। तो यानी जो हमें सेल कर रहा है उसके लिए इंस्टॉलमेंट सेल हो गया, ये क्लियर है। तो दिस वाज हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन। हमेशा दिमाग में जब भी इस चैप्टर को रिवाइज करना है तो यही सोचना है कि तुम्हें अपनी फेवरेट कार खरीदनी है, तुम्हारे पास सारा का सारा पैसा है नहीं, या फिर फेवरेट घर या बंगलो खरीदना है, तो उतना चंक ऑफ अमाउंट तो एक बार में कैश होता नहीं है। बट आप लोग के पास क्या होता है, कुछ सेविंग्स होती है, तो आप सोचते हो कि इतनी सेविंग्स तो मैं एक बार में दे सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद आप अपनी मंथली या क्वार्टरली या एनुअली अर्निंग्स को कैलकुलेट करते हो कि मैं एक साल में कितना पैसा कमा लूंगा या कमा लूंगी, और इफ मैं पर मंथ, सपोज मैं पर मंथ 1.5 से 2 लाख रुपए कमा सकती हूँ या कमा सकता हूँ, तो मैं कम से कम 50 से 60 हजार या 70 हजार की ईएमआई पे कर पाऊंगी। कोई इशू नहीं है, लाइफ का नॉर्मल सिनेरियो स्टॉप नहीं होगा उसकी वजह से। तो हम लोग क्या करते हैं, एक चंक अमाउंट एक बार में पेमेंट करते हैं और बाद में हम सामने वाले को बोलते हैं काम कीजिएगा मेरे से हर महीने 60 या 70,000 का इंस्टॉलमेंट लेते रहना, और ऐसे करते करते मैं आपका उस एसेट का पूरा कॉस्ट पे कर देंगे। ठीक है, तो यही होता है, तो प्रैक्टिकली भी यही होता है और यहाँ पे भी हम लोग वही सीखेंगे। तो हमने सीखा था कि कैश प्राइस बोल के कुछ होता है। कैश प्राइस का मतलब क्या था, आज यदि पूरा का पूरा कैश में हम पे कर दे तो कितना रुपए में वो एसेट हमें मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली भी हमें कैश प्राइस दे सकता है, और एक क्वेश्चन डायरेक्टली हमें कैश प्राइस नहीं देगा तो हमें क्या करना पड़ता है, कैश प्राइस निकालना पड़ता है यूजिंग एन्युटी टेबल, यूजिंग एन्युटी मेथड। एन्युटी टेबल करके हम लोग क्या करते हैं, कैश प्राइस निकालते हैं। एन्युटी टेबल क्या था, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्वेश्चन मुझे बता देगा कि 0th ईयर में आपको कितना पे करना है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कितना पे करना है। इस सारे के सारे पेमेंट्स को हम पुल करके आज की डेट पे फाइंड आउट कर ले कि कितना पेमेंट करना चाहिए, दैट इज द कैश प्राइस। और क्वेश्चन खुद डायरेक्टली कैश प्राइस बता दे तो दैट विल बी द कैश प्राइस। बट हमेशा पता होना चाहिए कैश प्राइस का मतलब क्या होता है, दैट अमाउंट जो मैं आज पूरा का पूरा एक साथ में दे दूं तो वैल्यू ऑफ द एसेट्स उतना ही है, वही होता है कैश प्राइस। फिर था हायर परचेज प्राइस। इसका मतलब क्या है, आपने एक बार में पे नहीं किया, आप क्या करोगे, टुकड़ों में पे करोगे। कैसे कैसे पे करोगे, कुछ पैसा तो अभी दोगे, उसको अपन क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट। का मतलब टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट, उसमें से कुछ पार्ट जो आप इमीडिएटली एग्रीमेंट के टाइम जो पे करते हैं उसको हम लोग डाउन पेमेंट बोलते हैं। कभी कभी नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं शाही मनी। जब आप प्रॉपर्टीज खरीदते हो बोलते हैं ना शाही मनी दे दो। शाही मनी मतलब इंक का रेट, मतलब वो एग्रीमेंट बनने के टाइम में आप दो पार्टीज हो, आपके बीच में एग्रीमेंट बन रहा है ना, बोलते हैं इंक कॉस्ट दे दो। इंक कॉस्ट का मतलब ही डाउन पेमेंट होता है। जैसे कि आप खरीदने जाओगे कार, तो कार पूरा का पूरा फाइनेंस नहीं होता, उन लोग क्या बोलते हैं कि कम से कम 10%, 20% या 30% आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा कार की वैल्यू का, और बाकी सारा हम आपको क्या करेंगे, फाइनेंस कर देंगे। क्लियर है, तो दैट वाज द डाउन पेमेंट। हायर परचेज प्राइस क्या होता है, पूरे लाइफ ऑफ द एसेट, जब तक आप एसेट के रियल ऑनर नहीं बन जाते, मतलब टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट जितना पेमेंट आपने किया है, दैट इज द हायर परचेज प्राइस। ठीक है, उसमें क्या क्या पेमेंट करते हैं, एक तो डाउन पेमेंट प्लस सारा का सारा इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट करते हैं।
डाउन पेमेंट का मतलब अभी अभी समझा क्या होता है, जो इमीडिएटली एग्रीमेंट के टाइम जो हम पे करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट। पेमेंट एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट होने के बाद जो टुकड़ों में आप पेमेंट करोगे उसको अपन इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। एंड ध्यान रखना, इंस्टॉलमेंट इंक्लूड्स टू एलिमेंट्स, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उसको अपन इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। और नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बात करें तो ईएमआई, जिसको आप ईएमआई बोलते हो, जिसको आप ईएमआई बोलते हो उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ईएमआई जो होता है वही होता है इंस्टॉलमेंट मेरा, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या ईएमआई को भी कैलकुलेट करने का एक तरीका था क्या? कभी कभी क्वेश्चन खुद ईएमआई कैलकुलेट करके नहीं देगा, तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंसीडर करके ईएमआई खुद कैलकुलेट करते हैं। उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या था कि जितना आपने लोन लिया है, जितना आपने लोन लिया है उसको क्या करो, एन्युटी फैक्टर समीशन ऑफ ऑल द इयर्स, कितने इयर्स के लिए आपने लोन लिया है और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल फैक्टर्स फॉर एन नंबर ऑफ इयर्स एट द रेट, जो भी रेट होगा 10% है तो 10% पे हम लोग क्या करेंगे, एनुअल फैक्टर्स निकालेंगे। और 5 साल का होगा तो क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 5 बार इक्वल्स टू करेंगे। और फिर जीटी, सबमिशन का मतलब ही क्या होता है, सम, इसका मतलब ही क्या होता है, सम, सम ऑफ 5 इयर्स एन्युटी फैक्टर्स, एन का मतलब नंबर ऑफ इयर्स हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल सकता है, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। जो बैंक्स वगैरह में आप फाइनेंस करवाने जाते हो तो बैंक्स वगैरह ऐसे ही आपका ईएमआई फाइंड आउट करता है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट था हायर परचेजर। हायर परचेजर कौन होता है, द ओनर जो बाई कर रहा होता है एसेट्स को, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हायर परचेजर। और हायर वेंडर कौन होता है, हाँ एक तरह से फाइनेंस और यू कैन से एक तरह से सेलर। ठीक है, और फाइनेंस चार्ज क्या होते हैं, यस, जो टोटल इंटरेस्ट आप पे करेंगे उसी को अपन क्या बोलते हैं, फाइनेंस चार्ज। फाइनेंस चार्ज का मतलब, फाइनेंस का मतलब क्या होगा, लोन, उसके लिए जो चार्जेस पे करे हो, चार्जेस बोले तो इंटरेस्ट। ठीक है, उसी को अपन फाइनेंस चार्ज बोलते हैं। ये कैसे निकल सकता है, मेरा टोटल हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कितना एक्स्ट्रा वैल्यू जो हमने पे किया वही मेरा क्या है, फाइनेंस चार्ज। इसके बाद हमने क्या देखा था, कैटेगरी ऑफ, अच्छा एक चीज और टर्म समझा था हमने लास्ट क्लास में, रीपोजीशन। ये रीपोजीशन क्या होता है, यस, जब हायर परचेजर इंस्टॉलमेंट पे करने में डिफॉल्ट करता है तो हायर वेंडर क्या करता है, अपनी एसेट वापस लेके चला जाएगा। उसी को अपन क्या बोलते हैं, रीपोजीशन ऑफ गुड्स। गुड्स टेकन back
by hire vendor on default made by hire purchaser, उसी को रिपोजीशन बोलते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहाँ डिफॉल्ट किसने किया है? हायर परचेजर, और गुड्स लेके कौन जाएगा? हायर वेंडर। तो बताओ किसकी बातें मानी जाएगी? हायर वेंडर की। तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ हायर वेंडर will be considered as priority। वो जैसा बोलेगा वैसे ही मानना पड़ेगा हायर परचेजर को, दोनों के बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? तो उसके बाद कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन की बात की थी। एक था नॉर्मल क्वेश्चन, जहां पे अपने को क्या निकालना था? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या क्या निकालना था? एक कैश प्राइस और एक इंटरेस्ट एलिमेंट। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन जहां पे हम लोग को कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट ये दो कैलकुलेट करना था। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका था यूजिंग एन्युटी टेबल एंड विदाउट एन्युटी टेबल। विदाउट एन्युटी टेबल काम आएगा कहाँ? जब रिवर्स कैलकुलेशन अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, एक हो गया नॉर्मल क्वेश्चन और एक था रिवर्स कैलकुलेशन। रिवर्स कैलकुलेशन में क्या था? हम लोग को लास्ट इंस्टॉलमेंट पता होगा, फिर उसका नेक्स्ट, फिर उसका नेक्स्ट, और फिर 0th पीरियड। वो हो गया रिवर्स कैटेगरी। और नॉर्मल में क्या था? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, डाउन पेमेंट बता रखा है, कितना कितना इंस्टॉलमेंट देंगे वो बता रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को यूज करके कैश प्राइस है, फिर कैश प्राइस निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे? उसमें से जितना डाउन पेमेंट कर दिया वही तुमने क्या करवाया होगा? फाइनेंस करवाया। ठीक है, कैश प्राइस में से जितना डाउन पेमेंट आपने कर दिया वो तो कर दिया, उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वही आपने क्या क्या होगा? फाइनेंस किया होगा, और उसी के ऊपर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। क्लियर है? थर्ड कैटेगरी इज IRR, इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न, जहां पे क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो is equals to present value of cash outflow। Journal in the books of hire purchaser and हायर वेंडर। दो पार्टी थे, इन लोग कैसे कैसे अकाउंटिंग करेंगे वो सीखना है। प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इंक्लूडिंग केसेस ऑफ repossession। Now repossession can be of two types: complete repossession and partial repossession। जैसे कि हमने किसी से 4 एसेट्स खरीदी है, डिफॉल्ट करने से वो चारों का चारों एसेट्स लेके चला जाएगा, उसको बोलते हैं कंप्लीट रिपोजिशन। 4 एसेट्स खरीदी, डिफॉल्ट किया हमने, उसमें से सिर्फ वो एक एसेट ही रिपोजेस कर रहा है, उसको अपन बोलते हैं पार्शियल रिपोजिशन। बाकी 3 एसेट्स तो कंटिन्यू है हमारे पास में, तो उसकी नॉर्मल अकाउंटिंग चलेगी, उसको हम लोग बोलते हैं रिपोजिशन, कंप्लीट रिपोजिशन और पार्शियल रिपोजिशन। तो दीज आर द कैटेगरीज जो अपने को समझना है अच्छे से।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने कुछ चीज किया था, क्या किया था कि जब भी क्वेश्चन आपसे कैश प्राइस या फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन के लिए बोलेगा तो हम लोग को कैसे करना है, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग चेक करना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा कि उस पे उस साल में हमने कितना इंस्टॉलमेंट पे किया। इफ इंस्टॉलमेंट दिया तो उसका बाइफर्केशन करो, एक इंटरेस्ट एलिमेंट होगा और एक प्रिंसिपल होगा। तो ये प्रिंसिपल में से ये प्रिंसिपल अपन माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट। क्लियर है। इस तरीके से नॉर्मल कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन भी किया था और रिवर्स कैलकुलेशन भी किया था। लेकिन कभी कभी एन्युटी टेबल यूज करके भी हमने क्या किया था, कैश प्राइस को कैलकुलेट किया था। एन्युटी टेबल कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन डेटा देगा ईयर वाइज, फिर हमें कैश फ्लोज बताएगा कि कितना कितना पैसा आपसे आउटफ्लो होगा कौन से ईयर में। तब आप क्या करते थे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स लगाते थे, वो 10%, 12% या कुछ भी हो सकता है। फिर आप क्या करते थे, कैश फ्लो, ये सपोज कॉलम नंबर बी है आपका, ये कॉलम नंबर सी, ये ए है, तो फिर आप क्या करते थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज निकालते थे, बी इंटू सी। तो सबमिशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ही तुम्हारा क्या होता था, कैश प्राइस ऑफ द एसेट। तो इतने में अभी तक भी डाउट है कि हम लोग को याद नहीं आ रहा क्या क्या किया था, क्या था इस चैप्टर में, तो हम लोग फिर से ड्रिल डाउन करते हैं, वरना एक एक करके कंसेप्ट जो डिस्कशन किया था उसमें क्वेश्चन करते हैं। इसमें से कोई भी पॉइंट्स में टॉपिक्स में दिक्कत है तो पूछ सकते हो। फिर और एक चीज था ना इसी के अंदर में, जर्नल के अंदर में दो चीज था, एक तो क्या था, दो मेथड से, कैश प्राइस मेथड एंड इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ये दो तरीके के मेथड सीखने थे ना यहाँ पे। कैश प्राइस मेथड से भी अकाउंटिंग हो सकती है या फिर क्या चीज, अब जब भी आप रिवाइज करोगे बस आपको ये इतनी सी चीजें दिमाग में रखनी है, तो पूरा चैप्टर रिकॉल होना चाहिए, किसके बाद क्या कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आ रहा था, कैसे आ रहा था और क्या क्या किया था हमने। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था चैप्टर को दो सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, वन इज हायर परचेज एंड वन इज इंस्टॉलमेंट सिस्टम, सेल सिस्टम। तो हमें पता होना चाहिए हायर परचेज के केस में क्या होता है। हायर परचेज में होगा क्या, हम लोग खरीदते हैं और उसका पेमेंट टुकड़ों में देते हैं, राइट। ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगा, रियल ऑनरशिप जिस दिन हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। अदरवाइज क्या आता है, हायर वेंडर के पास राइट है, वो कभी भी गुड्स को हमसे लेके जा सकता है। बट इन केस ऑफ नॉर्मल सेल ट्रांजेक्शन क्या होता है, ऐसा होता है क्या, सपोज आप, हम लोग बहुत बार क्रेडिट सेल्स भी करते हैं, क्रेडिट परचेज करते हैं, ठीक है। आपने अपने कस्टमर को क्रेडिट सेल किया
और उसने बोला 1-2 महीने में पेमेंट कर दूंगा, तो उसमें यदि वो 1-2 महीने में पेमेंट नहीं करता तो क्या आप उसके दुकान से गुड्स लेके आ जाते हो क्या? नॉर्मल सेल के केस में ऐसा कभी नहीं होता। नॉर्मल सेल के केस में क्या होता है, रिस्क रिवार्ड ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है, बट हायर परचेज के केस में रियल ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड एट द टाइम व्हेन लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। ठीक है, आप ऐसे कभी भी अब ऐसे नहीं कर सकते नॉर्मल सेल में। जैसे आपके दुकान में कस्टमर आया, वो नॉर्मली क्रेडिट सेल करता है, तो आप लोग उसको क्रेडिट सेल करते हैं, तो आपने उसको गुड्स बेचा, अब उसने इस बार टाइम से पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके दुकान से गुड्स उठा के लेके आ जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू, आप फॉलो अप करोगे और उसके बाद भी उसने पेमेंट नहीं किया तो आप क्या करोगे, कोर्ट केस करोगे, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। क्लियर है? तो हम लोग को दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश समझना पड़ेगा। सेल, सेल का मतलब ही क्या, सेल ऑफ गुड्स एंड सोगा जो आपने पढ़ा था वो कवर करता है। ठीक है, लेकिन हायर परचेज के लिए अलग से एक्ट बना हुआ है, हायर परचेज एक्ट 1972। ठीक है, तो वो उसको उस पर डील करता है। आराम से एक एक करके डिस्टिंग्विश लिखेंगे ताकि हमें पता रहे व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड सेल। उसमें दोनों में ऐसा क्या है, दोनों में सेल ही हो रहा है गुड्स, बट क्या है, स्लाइट माइनर लाइन ऑफ डिफरेंस है। इसको कौन गवर्न करता है? इट इज गवर्न बाय हायर परचेज एक्ट 1972। और सोगा तो बहुत पहले आ गया था। कब आया था? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। हाँ, यस यस, हाँ, सेल, नॉर्मल सेल। इंस्टॉलमेंट सिस्टम का मतलब हो गया सेल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। हायर परचेज के केस में गुड्स का टाइटल कब ट्रांसफर होता है? देखो, दो चीज होता है। टाइटल का मतलब हो गया जब आप गाड़ी खरीदते ना, तब आरसी आपके नाम से बनता है, रजिस्ट्रेशन आपके नाम से होता है, बट मालिक आप नहीं होते। आरसी इज नॉट कंसिडर्ड एज द डॉक्यूमेंट विच प्रूव्स दैट यू आर द लीगल ओनर ऑफ द कार और बाइक। ठीक है, आरसी से कोई प्रूफ नहीं होता है, आई ऑफ लॉ के अंदर आरसी कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। बट उसके जिस दिन सेल परचेज हुआ उस दिन का बिल वगैरह एग्रीमेंट वगैरह होगा ना, वो वैलिड डॉक्यूमेंट है। और एग्रीमेंट आपके नाम पे होता ही नहीं, उसमें लिखा हुआ होगा कि आपने फाइनेंस करवा रखा है, तो जिसने फाइनेंस किया है ना, वो है आपका ओनर ऑफ द कार और बाइक। जिस दिन आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे उस दिन आप क्या हो जाएंगे, रियल ओनर ऑफ द कार और बाइक। टाइटल टू गुड्स passes only on payment of last installment बट गुड्स के केस में क्या होता है, इमीडिएटली। हायर परचेज के केस में डिफॉल्ट किया तो क्या कर सकते हैं? यस, ऑन डिफॉल्ट seller may take possession of goods may take back possession of goods
लेकिन उसमें क्या हो सकता है, सेलर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, कोर्ट केस कर सकता है, ठीक है। सेलर कैन स्यू बट कैन नॉट टेक repossession of goods. There are two parties to the agreement. कौन कौन हो गया, हायर परचेजर बोलते हैं हम लोग उसको, और हायर वेंडर बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर पार्टीज को क्या बोलते हैं, यस, पार्टीज आर कॉल्ड बायर एंड सेलर। वो चला लो ना साइड वाला, और साइड वाला क्या है कि लाइट भी ऑन करना है, ऊपर वाला बटन है। It is an agreement of hiring। इसमें एग्रीमेंट के ऊपर लिखा हुआ होगा ये हायर एग्रीमेंट है, और उसमें क्या होगा, यस, क्लियर है आपको सेल और नॉर्मल हायर परचेज में क्या होता है, बेसिक डिफरेंस। सेल में भी तो इमीडिएटली पैसा एक बार में आता है क्या, क्रेडिट में यदि आपने सेल किया थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट करता है ना, तो इंस्टॉलमेंट सेल बोलता है उसको। हाँ, और एक स्यू कर सकते हैं, वापस गुड्स लेके नहीं जा सकते हम लोग, क्योंकि सपोज हमने किसी कस्टमर से खरीदा, हमने किसी पार्टी से खरीदा और उस गुड्स को बेच भी दिया आगे, तो हमारे पास तो है ही नहीं, वो लेके कहाँ से जाएगा। वो सब तो बेसिक, वो डिस्काउंट तो हम क्यों देते हैं, हमारे सेल को प्रमोट, हाँ वो सब करने के लिए। गाड़ी में नहीं होता है कि ऑफर स्कीम्स जो होती है उस पे, हाँ सारा ट्रांजेक्शन, वो डिस्काउंट इज अ डिफरेंट सिनेरियो हो गया, वो तो नॉर्मल है बिजनेस का, वो किसी भी चीज में हो सकता है तुम्हारा। हाँ, क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब देखो कुछ बेसिक क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, वन हम कर चुके थे, टू भी हो गया। 1 जनवरी को हमने मशीन खरीदा था अंडर ए हायर परचेज एग्रीमेंट विच प्रोवाइड फॉर 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 6,000 ईच, 6,000 6,000 6,000 करके हम लोग पे करेंगे। The first installment being due on 1st July, assuming that the applicable rate of interest is 10% per annum है, तो हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 5%। कैलकुलेट द कैश वैल्यू ऑफ मशीन, ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर। अब यहाँ पे देखो कैश वैल्यू ऑफ मशीन क्वेश्चन ने बताया ही नहीं है, इमीडिएटली आज ही पे कर दोगे तो कितना पेमेंट आएगा आपके पास में, तो आप दो तरीके से यूज कर सकते थे, एन्युटी टेबल से भी निकल जाता और नॉर्मल रिवर्स कैलकुलेशन से भी तो आपका निकल जाता ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट तो सेम ही है, बट प्रॉब्लम वहां फंस जाता है इफ क्वेश्चन आपसे पूछता है इंटरेस्ट, बिकॉज इंस्टॉलमेंट का मतलब ही क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपको क्या पूछा गया है, कैश वैल्यू ऑफ मशीन, और कैश वैल्यू का मतलब
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ मशीन। इसीलिए हम लोग ने क्या किया होगा, इसको रिवर्स कैलकुलेशन से सॉल्व किया तुम लोगों ने। ये वाला पार्ट हो गया। किसी को भी दिक्कत इस क्वेश्चन में? ये इन्होंने ऐसा किया, ऐसे करने का जरूरत भी नहीं है, नॉर्मल जैसे हम वो टेबल बनाते हैं उसके थ्रू भी हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर, आराम से कैलकुलेट होगा। क्योंकि इजी था ना, एक बार ठीक है फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या करना था। आपसे क्या बोला, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग तो आपको पता ही नहीं है, हर बार इंस्टॉलमेंट कितना देना है, 6000, 5 इंस्टॉलमेंट थे ना, 6000, 6000, 6000 एंड 6000, यही देना था। और क्वेश्चन ने क्या मांगा, कैश वैल्यू। तो अब क्या करोगे, ये हम मानते हैं ईयर 5th में दिया, ये 4th, ये 3rd, ये 2nd और ये 1st में। क्लियर है? तो ईयर 5th में इस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है और कितना प्रिंसिपल है वो देखना पड़ेगा। लेकिन लास्ट इंस्टॉलमेंट में तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस 0 होगा ही होगा, 0 होगा ही होगा। इसका मतलब 6000 रुपए ही मेरा क्या होगा, 6000 रुपए से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता मेरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। बट दिस 6000 इंक्लूड्स अवर इंटरेस्ट एलिमेंट। तो कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 110%, यही। हाँ, 10% पर एनम था, हमारे पास हाफ ईयरली है, तो क्या करेंगे, 5% कंसिडर करेंगे। 6000 डिवाइडेड बाय 105%, तो तुम्हारा कितना आ गया वैल्यू, 5714 प्रिंसिपल है, राइट। तो इंटरेस्ट कितना, 286 इंटरेस्ट। इसका मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 5714 था, और यही ओपनिंग क्या होगा, इससे पहले वाले का क्लोजिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ ओपनिंग कितना हो गया, इसका मतलब यहाँ है दिस प्लस दिस, वो यहाँ होना चाहिए। बट सिंस दिस इंक्लूड्स माय इंटरेस्ट, तो क्या करेंगे, हटाना पड़ेगा। 5714 प्लस 6000 डिवाइडेड बाय 105%, दैट विल बी 11156। इस पे 5% का इंटरेस्ट आ जाएगा, 558। फिर ये 11156 आपका क्लोजिंग यहाँ हो गया। तो 11156 प्लस 6000, ये टोटल आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, बट दिस इंक्लूड्स योर इंटरेस्ट ऑल्सो, तो हटाना पड़ेगा। 16339, 817, 16339 plus 6000 divided by 105%, it will be 21275, है ना, 1064। हम राउंडिंग ऑफ करते जा रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। $25,976, आएगा 1299,
पेमेंट तो कुछ था नहीं, तो इसका टोटल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैश प्राइस ऑफ द एसेट, एक ही बात है, प्लस डाउन पेमेंट 0 पीरियड में ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में इतना आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब हमने इतना फाइनेंस करवाया है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, डाउन पेमेंट को ऐड कर देंगे तो टोटल कैश प्राइस ऑफ द एसेट पता चल जाएगा। बट थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ एरर्स आ सकता है। हाँ, वो इंटरेस्ट को आपने क्या किया है, राउंडिंग ऑफ किया इसलिए। ठीक है, नहीं कोई ऐसा जरूरत है नहीं, राउंडिंग आप कर सकते हैं, बस एग्जाम में अप्रोक्स वर्ड लिख के आ जाना लास्ट में। हाँ, अप्रोक्स। क्लियर है ये वाला पार्ट? ठीक है, क्या इसको हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करके करते तो आता क्या, सेम एग्जैक्ट उतना ही आ रहा था। कैसे डिस्काउंटिंग फैक्टर आप यूज करते, करके देखो। यदि मैं इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल दूं तो फर्स्ट ईयर का होगा 0.952, 0.907, 0.864, 0.823, 0.784। अब जब आपके पास स्ट्रिंग्स ऑफ कैश फ्लो सेम है तो इतना एक एक को मल्टीप्लाई करने का जरूरत ही नहीं है, सीधा आप इसकी टोटल को 6000 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। वो 0.329 है ना ये, हाँ, इसमें इंटरेस्ट का बाइफर्केशन नहीं है। फिर से तुमको टेबल बनाना पड़ता जहाँ पे आप इसको लोन मानते और फिर आप एक एक करके इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते। हाँ, फिर हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में जरूरत नहीं था, आप सिर्फ इतना सा करते ना, ये वाला पार्ट। और ये ध्यान रखना, ये तभी पॉसिबल है जब आपका कैश फ्लोज हमेशा सेम रहता है। यहाँ पे देखो कैश फ्लोज कांस्टेंट है, आउटफ्लो ऑफ कैश कितना है, 6000 6000 6000 6000 है ना। एक बार भी ऐसा हो जाता ना 5999, तभी भी आपको फिर क्या करना पड़ता, हर बार मल्टीप्लाई करना पड़ता, हर बार मल्टीप्लाई करना होता। ये तब नहीं करना पड़ता जब आपका अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज सेम एंड कांस्टेंट है। ठीक है, तब क्या कर सकते हो, एक बार में आप एनुअल फैक्टर्स को सबमिशन करो और मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द एग्जैक्ट अमाउंट जो आपको बार बार मल्टीप्लाई, ये बार बार मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता, ये आंसर सेम ही है, क्योंकि इसका टोटल भी आपका कितना आ रहा होगा, 4.329 ही आ रहा होगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। IRR निकालना अभी तो जरूरत नहीं है शायद। देखो क्या बोला, ऑन 1st of April 2011 a manufacturing company buys on hire purchase system and machinery for 9,90,000 पेबल बाय 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। बोलता है 90,000 का एक मशीन खरीदा और 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा। बोले तो 30,000 30,000 और 30,000। 30,000 क्या है, वो तो प्रिंसिपल हुआ। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यू कैन नॉट से 30,000 इज द इंस्टॉलमेंट अमाउंट। The rate of interest was 5% per annum. Calculate the amount of cash price and interest. Assume that the present value of an annuity of 1 rupee for 3 years. यानी देखो क्वेश्चन खुद बता दिया, एन्युटी ऑफ 1 रुपए का मतलब आज 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे 3 साल बाद 2.723 हो जाएगा वो। ठीक है, यानी आपको क्वेश्चन खुद सबमिशन ऑफ वो बता रहे हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.05 इक्वल्स टू 3 साल करोगे ना तो वो यही आएगा, वो क्वेश्चन खुद बता रहा है। हाँ, 2.723। बट प्रॉब्लम क्या है, इंस्टॉलमेंट का वैल्यू ही नहीं बताया।
30,000 तो प्रिंसिपल वैल्यू है आपका। और एक चीज देखो यहाँ पे इक्वल एनुअल, यानी हर साल एक ही अमाउंट का इंस्टॉलमेंट आपका जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो इंस्टॉलमेंट का वैल्यू ही नहीं दिया, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, कितना रुपए का लोन ले रहे हैं ये पता है। तो जब दोनों पता है तो क्या हम इंस्टॉलमेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं? सीखा था ना, कितना था लोन का वैल्यू? 90,000 डिवाइड बाय समेशन ऑफ PVIAF $3,052 approx. इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हो गया। अब एक चीज देखो यहाँ पे कि आप क्या करोगे, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करोगे। ईयर 1 में 30 करोगे, सपोज प्रिंसिपल की बात करूं तो मैं, ईयर 2 में 30 करोगे और ईयर 3 में 30,000 का पे करोगे, ठीक है। एंड हमें मांगा क्या क्वेश्चन में, तुम्हारा हायर परचेज सिस्टम में तुमने एक मशीन खरीदा, उसको 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया ये 90,000 3 इंस्टॉलमेंट में पे हो जाना चाहिए। तो 90,000 3 इंस्टॉलमेंट में कैसे होगा, इक्वल 30 30 30, उसमें इंटरेस्ट एलिमेंट तो होगा ही होगा, वो तो ऐड करना ही है तुम्हें, वो तो ऐड करना ही है तुम्हें। बट यू डोंट नो द कैश प्राइस। कैश प्राइस कहाँ पता है? ये 90,000 तो 30,000 30,000 30,000 करके दोगे, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कैश प्राइस? आज का वैल्यू, आज 30,000 दोगे, चलो एन्युटी फैक्टर 1 साल के बाद 30,000 दोगे ना, तो एन्युटी फैक्टर कितना होगा एट द रेट 5%? 1 डिवाइडेड बाय 1.05 0.952 ये होगा। और उसके अगले साल आप कितना पेमेंट करोगे? फिर 30,000, फिर उसके अगले साल कितना पेमेंट करोगे? इसको ऐसे करो, ठीक है, या फिर 30,000 into 2.723 करो, बात तो एक ही है। यू विल गेट दी कैश प्राइस ऑफ द एसेट। कैश प्राइस का मतलब क्या होता है? आज का वैल्यू। क्वेश्चन आपको बोलता है कि 90,000 आप पे करोगे 3 साल में, ठीक है। तो पहले साल 30, पहले साल के एंड में, दूसरे साल के एंड में और तीसरे साल के एंड में। बट मुझे तो क्या जानना है, आज मैं पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दूं तो कितना पे करना पड़ेगा? तो हमें पे कितना करना पड़ेगा? 30,000 इंटू 2.723, एक बार में कर लो, 81,690। इसका मतलब मेरा तो 81,690 है। यदि मैं 30,000 इंटू 2.723 करूँ तो, अच्छा आप लोग बहुत सारा डेसिमल्स लिया, हाँ वो थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ एरर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब क्वेश्चन में आपके पास में खुद दिया हुआ है तो वही लेना होता है। क्वेश्चन बहुत बार आपको एन्युटी फैक्टर्स का 2 डेसिमल्स देगा, तो आपको 2 डेसिमल्स ही कंसीडर करना है, 3 डेसिमल्स कंसीडर नहीं करना है। कितना हो गया? हाँ इंटरेस्ट हो गया, ये तुम्हारा वही दिया हुआ है 3, हाँ, पेबल बाय 3 इक्वल एनुअल कंबाइनिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। दिस वैल्यूज कंबाइन योर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ये पैसे को आपको 3 टुकड़ों में देना है, एंड इट कंप्राइजेस ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट।
तो आपको क्या निकालना था, कैश प्राइस निकाला, और टोटल वैल्यू कितना है, हायर परचेज प्राइस कितना है, तो फाइनेंस चार्ज कितना हो गया, ये आपने इंटरेस्ट पे किया होगा। क्वेश्चन ने आपसे दो ही चीज मांगा था कि प्रिंसिपल कितना है, कैश प्राइस, ठीक है, आज ही तुरंत पेमेंट कर दो तो कितना पेमेंट आपको करना पड़ेगा, दैट विल बी 81690, एंड पूरे साल 3 साल में कितना इंटरेस्ट पे करोगे, 8310। वो तभी करना रहेगा जब आपको क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट नहीं देगा, तब आपको उसी तरीके से निकालना ईएमआई। क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे हम लोग को ईएमआई भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ईएमआई फिर से दिमाग में रखना, कैसे कैलकुलेट करता है बैंक, जितने का बैंक लोन देती है डिवाइड बाय जिस रेट से आपका इंटरेस्ट लेगी, बस वो रेट नहीं होता, उसका हम लोग एन्युटी फैक्टर्स लेते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट तो फ्यूचर का है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, पुल करके उसका एन्युटी फैक्टर को कंसिडर करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे तो इतना सही करना था, आपसे पर एनम तो मांगा ही नहीं, अमाउंट ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट मांगा, तो कैश प्राइस कैसे निकाल देंगे, 30,000 इंटू 2.723, ये आ गया कैश प्राइस। निकाल लो इसको कॉपी में कि ये हो गया आपका कैश प्राइस, ये हो गया हायर परचेज प्राइस, तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में तुमको ये बताया गया कि आज ही खरीद ले तो 1,50,000 रुपए देना पड़ेगा, कैश प्राइस इतना आपको पे करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर में। और बोलता है आप क्या कर रहे हो, टुकड़ों में खरीद रहे हो, कैसे, 30,000 डाउन पेमेंट करके और बाकी 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे आप, ठीक है। तो आपका टोटल डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट मिला के कितना हो रहा है, इसका मतलब 30,000 इज योर फाइनेंस चार्ज और टोटल इंटरेस्ट। ये ऐसे निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन अब आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा कि टोटल इंटरेस्ट तो निकालो ही निकालो, इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट, तो यहां आ जाता है पंगा, ठीक है, यहां आ जाता है पंगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट अज्यूम करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लोग इंटरेस्ट रेट अज्यूम करेंगे, सपोज लेट इंटरेस्ट रेट हमेशा ध्यान रखना, ऐसा जब भी सिचुएशन हो जब क्वेश्चन खुद को इंटरेस्ट रेट बता ही नहीं रहा, तब आप अपने हिसाब से एक इंटरेस्ट रेट नहीं, ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 इंटरेस्ट रेट एज्यूम करोगे, बट एक इंटरेस्ट रेट से आपका पॉजिटिव आंसर आएगा और एक इंटरेस्ट रेट से नेगेटिव आना चाहिए, तभी आप आईआरआर होगा। आईआर क्या होता है, इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न, यानी दो ऐसे रेट ऑफ रिटर्न जिसके बीच का रेट, where your present value of cash inflow is equals to outflow, ठीक है। यानी हमारा सपोज लेट इंटरेस्ट रेट बी 10%, आईआरआर क्यों चाहिए, बिकॉज जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता तब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो शुड बी आउटफ्लो, ये होना चाहिए ना मेरा, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 1,80,000, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालना पड़ेगा ना, आउटफ्लो तो आपको पता ही है, आज ही खरीद ले तो कितना होगा, 1,50,000। तो कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, यही निकालना अपने को आईआरआर। तो एक बात देखो, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट अज्यूम कर लिया, तो क्या हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज निकाल सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकल सकता है ना। 0th पीरियड में देखो, ईयर 0th पीरियड में कैश फ्लो कितना जाएगा, डाउन पेमेंट हम कितना करेंगे, 30,000 करेंगे ना। 0th पीरियड में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10%, 0th पीरियड में तो आज तो 1 रुपए का वैल्यू 1 रुपए ही होगा, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश
आउटफ्लो कितना होगा? 30,000। फिर ईयर 1 के एंड में कितना पेमेंट करेंगे? कितना आएगा? 45454। ईयर 2 में आप कितना पेमेंट करोगे? फिर से 50। 0.826 कितना आएगा? फिर 540। फिर 4th ईयर में फुल डेसिमल तक बोले था। हाँ ठीक है, अभी एक बार कर ले। नहीं, ये कितना है एन्युटी फैक्टर तो बताओ। 0.683। हाँ कितना है? 13660। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना आ गया? 30,000 इंटू 1 करके उसको मेमोरी में डाल देते, फिर 50,000 इंटू 0.909 दिस इंटू दिस, फिर जीटी मारते तो आपका पूरा ही आ जाता है। व्हाट इज द टोटल वैल्यू? 15। यानी यहाँ पे देखो, एज पर द इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशंस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है? यानी इफ मैं हायर परचेज में नहीं खरीदूं, पूरा का पूरा आज पेमेंट करूं, कंसीडरिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट एज 10%, तो मेरा आउटफ्लो ऑफ कैश कितना होगा? 152,976। बट रियल कैश प्राइस क्या है? 150। इसका मतलब अभी भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट एलिमेंट तो इंक्लूडेड है, बिकॉज कैश प्राइस तो क्या होना चाहिए, जो करंट मार्केट रेट है उससे बराबर होना चाहिए ना, बट वो तो आ नहीं रहा। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस इनफ्लो कर लो यार, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है? इतना। और इनफ्लो कितना है? अब क्या चाहिए? अब एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए जहां पे मेरा ये नेगेटिव चला जाए, ताकि उन दोनों के बीच का रेट हम लोग क्या कर सके, आईआरआर निकाल सके। हायर लेना, हायर ज्यादा जाना पड़ेगा। हाँ तो ज्यादा जाओगे तभी ये वैल्यू क्या आएगा? कम आता जाएगा तुम्हारा, फैक्टर्स कम होंगे ना तुम्हारे, तुमको ज्यादा लेना होगा। यानी सपोज 12% लेके देख लो एक बार। जीरो 1 2 3 4। आंसर हर बार सेम आएगा, आंसर एवरी टाइम सेम आएगा। अभी समझाऊंगा लॉजिकली कि क्यों आएगा ऐसा, सेम क्यों होता है। कैश फ्लो 30, ले रहे हो क्या? ये तो 1 होगा।
कैसे इतना अजीबोगरीब, ढंग से कैलकुलेट नहीं मारा। कुछ भी करो तो आंसर तो ठीक से रहेगा ना। वन 42,395 140 और तुम क्या लिया था 142,395 3 डेसिमल तक लेने की वजह से वो होगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अप्रोक्सीमेशन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक बार मैंने 3 डेसिमल लिया तो इसका वाला ले लेता हूँ। ठीक है, कितना आया तुम्हारा 142,395। तो यहाँ पे एक चीज देखो, तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, आउटफ्लो है 142,395 और इनफ्लो है तो क्या नेगेटिव में आ रहा है, कितना 76305। ये आपका आ रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी यहाँ तो घटा है, कोई फायदा ही नहीं है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में काम करके, क्योंकि आपको नुकसान होगा, जो भी बेच रहा है उसके लिए तो नुकसान ही है। ठीक है, तो वो क्या चाहता है, एक चीज देखो, आपने 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, एक 10% और एक 15%, लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ दैट योर आउटफ्लो इज इक्वल्स टू इनफ्लो, जहां पे ना तो बायर को नुकसान है ना ही सेलर को नुकसान है। ठीक है, समवेयर सपोज हम लोग इधर थे, हमारा 1,50,000, हमें एक ऐसा रेट चाहिए जहां पे ये दोनों इक्वल हो। 10% के अकॉर्डिंग आपका कितना आया, 10% के अकॉर्डिंग आपका आउटफ्लो कितना आ रहा था 152,976, राइट, और 15% के अकॉर्डिंग आपका आउटफ्लो कितना आ रहा था, हाँ हाँ कोई इश्यू नहीं है, हाँ आंसर नेगेटिव आना चाहिए 142,395। एक बात बताओ, अब क्या करना पड़ेगा, 152,976 आउटफ्लो आया है 10%, लेकिन मेरा आउटफ्लो होना कितना चाहिए, जितना आज का कैश प्राइस है उतना ही तो मेरा आउटफ्लो होना चाहिए, उसी हिसाब से मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा। तो यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ाना है, लेकिन जब ज्यादा बढ़ा लेता हूं तब क्या होता है, तब मेरा तो फायदा हो रहा है लेकिन सेलर को नुकसान हो रहा है। तो हमें क्या चाहिए, इससे थोड़ा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, इससे कम चाहिए, है ना। तो समवेयर बिटवीन 10 to 15% विल बी माई IRR। क्लियर है ये वाला चीज, इसमें दोनों में कितना डिफरेंस चाहिए मुझे, यहाँ कितना डिफरेंस कवर करना है मुझे, यहां से यहाँ आने में मुझे 2,976 का डिफरेंस कवर करना है। अब ये तो श्योर है 10% तो चाहिए ही चाहिए, 10% तो चाहिए, प्लस कितना कवर करना है अपने को 2,976 रुपीज, उतना ही तो, उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर्स कम होंगे तो आपका वैल्यूज भी कम हो जाएगा। तो प्लस 2,976 मुझे कवर करना है। क्लियर है ये चीज, कितने में से कवर करोगे, हाँ और जो लिखाया था तो वो क्यों था, ऐसा क्यों था, कुछ तो लॉजिक होगा। कुछ तो हो गया, क्या चीज, क्या चीज, हाँ ऊपर वाला तो ठीक है कि 10% से थोड़ा सा ऊपर तक हम लोग को जाना है, नीचे क्या करना है,
एक चीज देखो, इन दोनों के बीच में अपने को रहना है, समवेयर इन बिटवीन दिस, इन दोनों का डिफरेंस है 5%, यानी हम लोग को 5% के कहीं आसपास ही होगा, 10% से थोड़ा ज्यादा और 15% से थोड़ा कम, तब मैं जाके क्या करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विल बी आउटफ्लो। यहां तक आने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, इस डिफरेंस और इस डिफरेंस का कैलकुलेशन, एक में तो प्लस कर रहे हो, उन दोनों के टोटल का बीच में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ना, एलिमिनेट करना पड़ेगा। यू हैव टू, यहां से जाओगे तो प्लस होगा और यहां से आओगे तो माइनस होगा ना। तो आपने क्या किया, इधर से चलना स्टार्ट किया तो 10% में प्लस किया। अब टोटल डिफरेंस कितना है आपका, इसका टोटल डिफरेंस तो 5% है, 5% का टोटल डिफरेंस कितना हो गया, मैं बोलूं तो यही तो मेरा टोटल डिफरेंस है। ये टोटल डिफरेंस कितना है, 152,976 माइनस 142,395, 10,5, इसी को तो कवर करना है। 10,581 इज द डिफरेंस फॉर, देखो 10,581 ये डिफरेंस किसका है, मुझे वैल्यू कितना चाहिए, मुझे तो सिर्फ इतना चीज कवर करना है ना, मुझे पूरा थोड़ी कवर करना है, हमें ये पूरा थोड़ी कवर करना है, हमें तो यहां से यहां तक कवर करना है, यहां से यहां तक आने के लिए इतनी ही जगह तो कवर करनी है। इस पूरे का डिफरेंस है 10,581 एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। तो मुझे कितना कवर करना है, तो कैसे आएगा, 5% पे इतना होता है, इतनी वैल्यू में 5% होगा तो इतने में कितना होगा, कैसे निकलेगा, हाँ 5 डिवाइडेड बाई, कितना है, यानी कितना परसेंट हो गया, 1.41% कवर करना है अपने को। तो इस 10% में 1.41 में ऐड कर दूं, 11.41 is the rate of interest, जहां पे my present value of cash inflow is present value of cash outflow। देखो तभी भी उतना ही आता, देखो क्या चीज हो ही नहीं सकता। नीचे क्या लिया, 10,581 लिया, देखो 10,581 कैसे आता है, लोअर रेट एनपीवी, तुमने सबसे पहले लोअर रेट प्लस लोअर रेट पे एनपीवी था 2976 डिवाइडेड में क्या लिखा था हमने, लोअर रेट में एनपीवी कितना है 29 माइनस एनपीवी एट हायर रेट, वो तो नेगेटिव में था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना था वो तुम्हारा 7605, तो वो प्लस हो जाएगा इनटू डिफरेंस इन रेट, बिल्कुल भी नहीं, हाँ आराम से बिंदास। आईआरआर का लॉजिक था ये, आईआरआर बनने का लॉजिक यही था कि मुझे ये पता है मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, ठीक है, तब मेरा कैश आउटफ्लो इतना हो रहा है, जब मैं इस पॉइंट में खड़ा होता हूं तो मेरा कैश आउटफ्लो इतना होता है, बट मुझे तो इस पॉइंट में आके खड़ा होना है। तो दो तरीका था, देखो जब तुम इस रास्ते से चलते हो तो तुम्हें प्लस करना होता है, जब इस रास्ते से आओगे तो माइनस करना होगा, ये ध्यान होगा। अब कोई एक रास्ते से तो चलना पड़ेगा ना, दोनों रास्ते पे एक साथ चल सकते हैं क्या, नॉट पॉसिबल। सपोज हम सीधा रास्ता पकड़ते हैं तो मैं यहां खड़ा रहूंगा, यहां से मुझे कुछ इतना रेट कवर करना है कि मेरे को ये पैसा कवर हो जाए, इस 152,976 से ये माइनस कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा ना, तो यानी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना है मुझे,
कितना बढ़ाऊं नहीं पता, बट मुझे ओवरऑल टोटल पता है कि ये पूरा जर्नी में 5% का डिफरेंस है, और इस 5% का डिफरेंस वैल्यू है 10581, यानी 10,581 रुपए कवर करने के लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ता है। तो मुझे कवर करना कितना है 2976, तो मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, और यही होता है आपके फॉर्मूले में। इसी को बोलते हैं एनपीवी एट लोअर रेट, इन दोनों का डिफरेंस, और इसको अपन बोलते हैं एनपीवी एट हायर रेट। और एनपीवी कैसे निकलता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस इनफ्लो। पहले हम लोगों को दिखाना पड़ता है कि वो पहले 10% या फिर 15% फिर सीधा आया, बाकी सीधा है, कोई वो ये सब चार्ट वार्ट कुछ नहीं है, चार्ट समझाने के लिए आता है कि लॉजिक क्या था। हाँ हाँ, वो दिखाना पड़ेगा, वो आपको शो करना पड़ेगा। हाँ, एक बार उतार लेते हैं इसको, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, हम लोग ये बेसिक कैलकुलेशन करना सीख चुके हैं कि कैसे अपन को क्या निकालना है, कैश प्राइस निकालना है, एंड किस तरीके से अपने को इंटरेस्ट एलिमेंट निकालना है, और किस तरीके से हम लोग को इंस्टॉलमेंट वगैरह कैलकुलेट करना है। आईआरआर निकालना भी हम लोगों ने सीख लिया। इफ क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे थ्रू ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न। फिर उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम लोग क्या करेंगे, फिर से अपना टेबल ड्रॉ करेंगे और उससे निकालेंगे कि हर एक इंस्टॉलमेंट में हमने कितना इंटरेस्ट पे किया है। इज इट क्लियर? दैट वाज द वन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। अब आगे चल के अपने को क्या करना है, इसका अकाउंटिंग करना सीखना है। हमने अमाउंट निकालना सीख लिया, हर बार इंस्टॉलमेंट कितना देंगे, इंटरेस्ट कितना देंगे, वो निकालना सीख लिया। अब करना क्या है, दो जन है यहाँ पे। इन अ केस ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट देयर आर टू पार्टीज, नंबर 1 हायर परचेजर, नंबर 2 हायर वेंडर। ये दोनों अपनी अपनी बुक्स मेंटेन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जाते जाते एक क्वेश्चन पे हायर परचेजर की बुक्स ऑफ एंट्रीज की थी, मैंने कहा था उसी का जस्ट रिवर्स होता है इन केस ऑफ हायर वेंडर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग अकाउंटिंग। या तो उन लोग क्या करेंगे, कैश प्राइस मेथड फॉलो करेंगे, या फिर इंटरेस्ट सस्पेंस, ठीक है, या फिर सेल ट्रांजेक्शन, या फिर इंटरेस्ट सस्पेंस। देखो इंटरेस्ट सस्पेंस कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली बताऊं कुछ नहीं है। पूरा का पूरा इंटरेस्ट ड्यूरिंग द हायर एग्रीमेंट पीरियड, यदि एक ही बार आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हो, ठीक है, बार बार इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री नहीं करके, एक ही बार जिस टाइम आप एसेट को रिकॉग्नाइज कर रहे हो अपने बुक्स में, उसी दिन सारा का सारा इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लो ना, उसको अपन बोलते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, ठीक है। क्योंकि वो सस्पेंस किस लिए, वो इंटरेस्ट अभी तक ड्यू नहीं हुआ है। फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे अक्रू करेंगे हमारे बुक्स में, वैसे वैसे वो इंटरेस्ट सस्पेंस खत्म होता जाएगा, और कुछ भी नहीं है, एकदम सिमिलर ही है, जस्ट एक वैल्यू को प्लस करना रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसकी बुक्स में क्या क्या अकाउंटिंग एंट्री होती है वो पूरा डिस्कस कर लेते हैं। ये ऑलरेडी तुम लोगों ने किया था, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, हायर परचेजर अंडर कैश प्राइस मेथड क्या करेगा, सबसे पहले एग्रीमेंट डेट पे वो एसेट खरीदेगा। एसेट खरीदेगा तो क्या करेगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। लेकिन हमेशा और हमेशा हायर परचेजर एसेट को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करता है, एट कैश प्राइस, नॉट एट हायर परचेज प्राइस, एट कैश प्राइस। क्योंकि आज पूरा का पूरा वैल्यू एक ही बार में पे कर देते तो कितना पे करना पड़ता, दैट इज द वैल्यू ऑफ एसेट। क्लियर है? तो किसमें रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, ऑलवेज ऑन कैश प्राइस। उसके बाद में हायर परचेजर क्या करता है, डाउन पेमेंट करता है। डाउन पेमेंट करेगा तो जिसको पेमेंट कर रहा है टू बैंक अकाउंट। फिर इंटरेस्ट का ड्यू डेट आएगा तो इंटरेस्ट का एंट्री पास किया जाएगा। फिर इंटरेस्ट का एंट्री पास किया जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, बिकॉज इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर हायर परचेजर, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। एंड किसको देना है, हायर वेंडर को देना है अपने को ये इंटरेस्ट। फिर हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। उसके बाद हायर परचेजर क्या करेगा, अपने बुक्स में डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा, फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देगा। दिस इज द बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज जो अपने को करना है। आप लोग क्या करोगे, इसके साथ में ही ये रिपोजीशन का एंट्री
लिख के रखोगे और ये नोट लिख के रखोगे, ठीक है। क्यों इसके साथ में लिखना, ताकि हम जब रिवाइज करें तो सारा कंसेप्ट एक साथ में। हमें ये पता है रीपोजीशन होता क्या है, जब हायर परचेजर डिफॉल्ट करता है तो हायर वेंडर क्या करेगा, अपनी एसेट लेके चला जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखना कि एसेट जा रही है टू एसेट अकाउंट, तो हायर वेंडर जितना हमसे पैसा मांगता था, हमने तो क्या किया, उसके बदले में उसको उसकी एसेट दे दी, तो हायर वेंडर वापस डेबिट हो जाएगा। हायर परचेजर की बुक्स में हायर वेंडर क्या होता है, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर एसेट लेके जा रहा है तो डेबिट हो गया, उसका अकाउंट कम हो रहा है। सिंस यहाँ पे वो किस टर्म्स एंड कंडीशन पे लेके जाएगा, एज पर हिज ओन टर्म्स एंड कंडीशन। तो जरूरी नहीं है हम बोल रहे हैं कि हमने तुम्हें 10,000 की एसेट दे दी, यदि हायर वेंडर बोलेगा कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग तो मैं 8,000 की एसेट लेके आया हूं, तब आपका क्या हो गया, आपके बुक्स में वो एसेट थी 10,000, तो एसेट कितने से क्रेडिट होगी, 10,000। लेकिन हायर वेंडर क्या बोल रहा है, मैं तो 8,000 की मान रहा हूं उसको, तो डिफरेंस वैल्यू क्या है, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपोजीशन। क्लियर है कि ऐसा हो सकता है कि 10,000 की बुक वैल्यू ऑफ एसेट है, क्योंकि हायर परचेजर अपनी अकाउंटिंग एज पर हिज बुक्स करेगा, तो उसके बुक्स के अकॉर्डिंग ही तो एसेट जाएगी ना। तो सपोज उसके बुक्स में एसेट की वैल्यू है 10,000, वो तो बोलेगा मेरे बुक से 10,000 गई, लेकिन हायर वेंडर जिस वैल्यू पे उसको एक्सेप्ट करता है ना, तो हायर परचेजर को बोलना पड़ेगा अच्छा ठीक है मेरा उतना रुपीज से मेरा क्या हो गया, हायर वेंडर का कम हो गया अमाउंट, अब कम पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, डिफरेंस हो गया ना, कि हम बोल रहे हैं हमारी एसेट गई 10,000 लेकिन सामने वाले ने एक्सेप्ट किया 8,000। ऐसा क्यों हो सकता है, बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। हम लोग लो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाते होंगे और हायर वेंडर क्या करेगा, हाई रेट लगाएगा, यानी ये प्रैक्टिकली वो हाई रेट से ही लगाएगा, क्योंकि वो तो यही समझेगा ना ये तो सेकंड हैंड एसेट हो गई, तुमने कितना भी अच्छे से उसको यूज किया हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने उसको खराब करके ही दिया होगा, तो वो क्या करता है, हाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाएगा। तो आपके बुक्स में लो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से आ रहा है एसेट और उसके अकॉर्डिंग हाई रेट से, तो हायर वेंडर क्या करेगा, हमेशा लेसर वैल्यू से एक्सेप्ट करेगा, तो लेसर वैल्यू से एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ डिफरेंस कुछ तो अकाउंटिंग एंट्री मैच करना पड़ेगा ना, तो वो हो गया प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट, लॉस होगा तो डेबिट। नहीं वो आगे चलता जाएगा ना, हायर वेंडर का अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, खत्म नहीं हुआ, हायर वेंडर का अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, और कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा तो खत्म ना। हायर वेंडर अपनी बुक्स में क्या करेगा, उसको बैड डेब्ट्स दिखा देगा कि हायर परचेजर से पेमेंट लेना है, ये पूरा अकाउंट क्लोज भी हो गया। यहाँ पे ये क्या करेगा, डेफिशिएंसी, याद है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एकोमोडेशन बिल के केस में डेफिशिएंसी आता था तो हम नहीं पे कर पाए डेफिशिएंसी, और फ्रॉम हायर वेंडर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ बैड डेब्ट्स। जितना भी पैसा, सपोज ये पूरा का पूरा एसेट चला गया, अब हमारे पास पैसा है ही नहीं, तो हमें अभी भी हायर, इफ हमारा बुक्स बोले कि हमें हायर वेंडर को पे करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी, नहीं है पैसा, बैड डेब्ट्स टू हायर परचेजर। ये एंट्री के बाद तो मतलब जो हायर परचेजर है उसको पूरा लॉस हो गया। हायर परचेजर को क्यों, हायर परचेजर को तो नुकसान ही होता है, अरे तुम लास्ट इंस्टॉलमेंट मत पे करो तभी भी तुमको नुकसान ही है, इंटरेस्ट जितना पे किया, डेप्रिसिएशन जितना चार्ज, पैसे और चली गई, तो आपके लिए तो लॉस नहीं, वो तो करते ही आ रहे हैं हम, वो जो नॉर्मल हो रहा है। रीपोजीशन डेट में ये एंट्री होगा, नहीं उसके आगे कुछ नहीं। इसलिए नोट में क्या लिखा, इन केस ऑफ रीपोजीशन हायर वेंडर अकाउंट इज डेबिटेड विद द बुक वैल्यू ऑफ एसेट कैलकुलेटेड एज पर हायर वेंडर, एज पर हायर वेंडर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये 8,000 आया ना वो कैसा है, एज पर हायर वेंडर, एंड हायर परचेज एसेट is credited with the book value calculated as per the books of higher purchaser। ये 10,000 कैसे है, as per higher purchaser, और ये 8,000 कैसे आया, as per higher vendor। क्या ये चीज समझ में आया, आराम से इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, ये सीखा। अब देखो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में क्या होता है, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में आपसे बोला गया है कि जितना इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पीरियड
ड्यूरिंग द हायर परचेज एग्रीमेंट पीरियड आप पे करोगे ना, इनिशियली उसको रिकॉर्ड कर लो। हमने देखो लास्ट मेथड में क्या किया था, कैश प्राइस पे एसेट को रिकॉर्ड किया था। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, एसेट को तो कैश प्राइस पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा, एसेट को तो कैश प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट आप जितना इंटरेस्ट पे करोगे ना, उसको आज ही क्या करो, अकाउंटिंग कर लो, डेट मान लो, और हायर वेंडर को क्या करो, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट प्राइस से ऐड करो। मतलब हायर वेंडर को किससे क्रेडिट करोगे, हायर परचेज प्राइस से। ऑल टोटल इंटरेस्ट, देखो मैंने यह वर्ड लिखा टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट का मतलब ड्यूरिंग द एग्रीमेंट, जो आप टेबल बना के सीखे थे कि 4 साल या 5 साल में टोटल कितना इंटरेस्ट पे करोगे, पूरा का पूरा इनिशियल एंट्री में ही हम उसको ड्यू कर लेंगे। हमने ड्यू एंट्री इंटरेस्ट कब मान लिया, जब हम एसेट को रिकॉर्ड करें उसी टाइम पूरा का पूरा इंटरेस्ट को ड्यू कर दिया। सिंस ये इंटरेस्ट प्रैक्टिकली ड्यू नहीं हुआ है, प्रैक्टिकली ड्यू नहीं हुआ है, इसीलिए हमने वर्ड यूज किया इंटरेस्ट सस्पेंस। याद करो कोलैटरल सिक्योरिटीज डिबेंचर्स के केस में बैंक को आप कोलैटरल सिक्योरिटी देते थे, ठीक है, तो आप कभी कभी उसका अकाउंटिंग करते थे, तो आप एंट्री करते थे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट ये करते थे। डिबेंचर सस्पेंस क्यों यूज करते थे, क्योंकि वो कंटिंजेंट है। सिमिलरली यहाँ पे इंटरेस्ट आपका ड्यू हुआ नहीं है, लेकिन आप दिखा रहे हो कि पहले से आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि मुझे हायर वेंडर को टोटल पेमेंट कितना करना है। अंडर कैश प्राइस मेथड जो पहला एंट्री होता है ना, हायर वेंडर को हम कितने से क्रेडिटर बनाते हैं, जितना कैश प्राइस ऑफ द एसेट है। लेकिन अंडर इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड हम लोग हायर वेंडर को कितने से क्रेडिटर बना रहे हैं, हायर परचेज प्राइस से, मतलब टोटल एवरीथिंग। कैश प्राइस तो देना ही देना है उसको, प्लस इंटरेस्ट कितना देना है। हाँ, अब देखो फिर डाउन पेमेंट करेंगे हम, नॉर्मल एंट्री। अब जब इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, जब इंटरेस्ट पहले हमने ड्यू करना सीखा था तो क्या किया था, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, लेकिन यहाँ पे तो हम पहले से हायर वेंडर को पूरा क्रेडिटर मान चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एक तरह से ये क्या है, डेबिट बैलेंस इज लेजर का, दिस इज माय फिक्टिशियस एसेट, दिस इज माय फिक्टिशियस एसेट। रियल में कोई एसेट थोड़ी ना है, सिंस डेबिट बैलेंस है तो एसेट मानना पड़ेगा। अब इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे बंद करेंगे। इंटरेस्ट को ड्यू किया, अब जब इंटरेस्ट को ड्यू किया तो इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर अस, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो यही बोलते हैं ना। यस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के साथ। वो तब होता था जब आपके पास एडवांस कॉल्स इन एडवांस, जो आप कि अलॉटमेंट एप्लीकेशन के साथ ज्यादा पैसा आ गया, फिर उसको सेट ऑफ करते जाते हो, ठीक है, वो एक तरीके से वो वहां पे पैसा आ चुका है, यहाँ पे एक्सपेंस है, ठीक है, यहाँ एक्सपेंस यहाँ आया नहीं है, आप पहले से बोल रहे हो कि इतना जाना है मेरे को, ठीक है, तो आपने क्या किया, अननेसेसरी इंटरेस्ट सस्पेंस बोल के एक अकाउंट ओपन किया है। अब इट इज अ टाइप ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, उसको धीरे धीरे हर साल क्या करेंगे, जितना इंटरेस्ट ड्यू होगा उस अमाउंट से हम लोग क्या करेंगे, बंद करते जाएंगे, ठीक है, फिर हायर वेंडर को पेमेंट कर देंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। रीपोजीशन का एंट्री सेम होता है। समझ में, दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है, एक में क्या करते हैं, हम सिर्फ हायर वेंडर को क्रेडिटर बनाते हैं विथ कैश प्राइस, whereas in case of interest suspense method हायर वेंडर को क्रेडिटर बनाते हैं विथ हायर परचेज प्राइस। तो यहाँ पे हमने कहीं पे दो मेथड्स लिखे थे, तो यहाँ आप लिख सकते हो हायर वेंडर को क्रेडिटर बनाओ कैश प्राइस से, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, हायर वेंडर को क्रेडिटर बनाओ हायर परचेज प्राइस से। एंड हायर परचेज प्राइस क्या है अपने को पता है। समझ में आया, एकदम कुछ नहीं था, जस्ट इंटरेस्ट एक बार में ड्यू कर रहा है और हायर वेंडर का वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है।
तो नोट्स के पर्पस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सारा उतार के रखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना ये हायर परचेज प्राइस से होता है, क्लियर है। अब नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पूरा का पूरा उतारिए फिर से, ठीक है। अब देखो हायर परचेजर बुक्स हो चुका अपना। हायर वेंडर क्या करेगा, हायर वेंडर तो सेल कर रहा है, तो उसके पास दो ही मेथड, एक सेल मेथड और एक इंटरेस्ट सस्पेंस, दोनों में सेम ही है। सेल मेथड में वो क्या करता है, हायर परचेजर को अपना डेटर बनाएगा, किस वैल्यू पे, कैश प्राइस पे, लेकिन इंटरेस्ट सस्पेंस में किस वैल्यू पे उसको डेटर बनाएगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब हायर परचेज प्राइस पे उसको डेटर बनाएगा, क्लियर है। तो पहला देखो क्या करेगा, वो सेल करेगा, तो सेल का एंट्री पास कर लेगा कि उसने हायर परचेजर को सेल किया, और हायर परचेज सेल बोलेगा इसको, प्रॉपर सेल नहीं बोलेगा। इफ प्रॉपर सेल बोल दिया तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट लग जाएगा उसके ऊपर, ठीक है, फिर वो रीपोजीशन नहीं कर सकता, इसीलिए वो टर्म क्या यूज करेगा, हायर परचेज सेल, क्लियर है। इट इज जस्ट लाइक ए सेल ओनली, बट क्या है, टुकड़ों में उसको पेमेंट मिलेगा तो कैश प्राइस पे वो कर लेगा, उसके बाद में उसको डाउन पेमेंट मिलेगा तो वो क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, फिर उसके लिए इंटरेस्ट तो इनकम है ना हायर वेंडर के लिए, तो इंटरेस्ट को ड्यू करेगा, इंटरेस्ट इनकम है तो क्रेडिट हुआ, और किससे लेना है, हायर परचेजर से, तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, फिर उसको इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, लेकिन वो कभी भी डेप्रिसिएशन का एंट्री अपने बुक्स में चार्ज नहीं करेगा, बिकॉज एसेट किसके पास है, हायर परचेजर के पास, सब कुछ तो वही रगड़ रहा है, तो डेप्रिसिएशन भी कौन क्लेम करेगा, वही क्लेम करेगा इन केस ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। उठाएगा ही, इंटरेस्ट भी लेता है, इसीलिए तो बोलता है भाई लोन में लेने से पहले दो बार सोच लो तुम्हारा लोन रीपे करने का कैपेसिटी है या नहीं है, क्योंकि सपोज जब आप एसेट मॉर्गेज करके लोन देते हो और बाय चांस लास्ट इंस्टॉलमेंट में नहीं चुका पाए, तो आपका जो मॉर्गेज एसेट है वो भी गया, लोन में अभी तक जितना इंटरेस्ट दिया वो सब गया, तो नेट लॉस आपको ही होगा, लोन देने वाले को कभी नहीं होता। केपेबल है, आज लग रहा है केपेबल है, कल क्या भरोसा, कल क्या भरोसा, कल कंपनी लॉस में चली गई, परसों लॉस में चली, तो खत्म भी तो हो सकती है। बड़ी से बड़ी किंगफिशर दिखने में तो बहुत सुंदर सुंदर ही था, खत्म तो वो भी हो गया, ठीक है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज जो ऐसे वैनिश हो जाता है, तो यहाँ पे सिंपल सिंपल है। अब जब ये रीपोजीशन का एंट्री करेगा तो क्या करेगा, इसके पास वापस गुड्स आ जाएगा अपना, और जो भी डेटर था उसका कम हो जाएगा, सिंपल, जितने से वो गुड्स एक्सेप्ट किया एट एग्रीड वैल्यू, ये क्या होता है हमेशा, एग्रीड वैल्यू, जिस वैल्यू पे वो एग्री कर रहे हैं, मतलब हायर वेंडर बोलता है मैं तो इतने रुपए में, 800 रुपए था ना, तो वो अपने बुक्स में क्या बोलेगा, 800 रुपए की एसेट वापस आ गई, उसके लिए कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। लास्ट में इफ हायर परचेजर का डेबिट बैलेंस रह गया और वो 1 रुपए भी नहीं देता, तो बैड डेब्ट्स का एंट्री पास करेगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। लेकिन एक चीज देखना, इंटरेस्ट सस्पेंस में क्या होगा, इंटरेस्ट सस्पेंस में हायर परचेजर को कितने से डेबिट बनाएगा, है हायर परचेज प्राइस, और सॉरी हायर परचेज सेल क्रेडिट होगा नॉर्मल, और इंटरेस्ट सस्पेंस नॉर्मल, उसको फ्यूचर में मिलना है ना, तो आज ही क्या कर रहा है, अपने बुक्स में एंट्री कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन उसको इंटरेस्ट नाम से तो रिकॉर्ड कर नहीं सकता, बिकॉज अकाउंटिंग इज डन एज पर अप्रूवल बेसिस, और ये अप्रूव हुआ ही नहीं है, इसलिए टर्म यूज करेंगे हम लोग इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। फिर नॉर्मल डाउन पेमेंट का एंट्री आ जाएगा, फिर इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री आएगा। अब जब ड्यू करेंगे तो फिर से ये हायर परचेजर को थोड़ी डेबिट करेगा, ऑलरेडी तो वो डेबिट कर ही चुका है, तो वो क्या करेगा, इस अकाउंट को डेबिट करके खत्म करता जाएगा, और इंटरेस्ट ड्यू हो गया, फिर इंस्टॉलमेंट, और फिर इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर कर देगा। यस, अब इंटरेस्ट सस्पेंस का चीज जो मैंने बोला कि जब डेबिट बैलेंस होता है, मतलब वो क्या, फिक्टिशियस एसेट्स है, फ्यूचर में पे करना है, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया, लाइबिलिटी, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब वो लाइबिलिटी, जस्ट नॉर्मल हम लोग अदर नॉन करंट या फिर अदर करंट लाइबिलिटी बोल के शो करेंगे, और कुछ भी नहीं, बस वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और ये डेबिट बैलेंस हमेशा हायर परचेजर के बुक्स में ही आएगा, क्योंकि हायर परचेजर ही तो एंट्री करता है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, ठीक है। और ये हमेशा किसके बुक्स में आएगा, हायर वेंडर की बुक्स में आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट सस्पेंस को हमेशा हायर वेंडर क्रेडिट करता है। देखो अभी अभी किया था हमने,
क्लियर है? तो नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतनी चीजें अपने पास उतार के रखेंगे, ठीक है? इतनी चीजों का नोट्स आप अपने पास उतारो, ये रिपोजिशन के साथ भी, तो इसके साथ अपना बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे एंड फिर आगे लेजर अकाउंट्स बनाना भी सीखेंगे। क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।